तो आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे की। हाँ, और ये हादसा इसलिए भी बहुत अहम हो गया क्योंकि ये पहला बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश था। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। बिल्कुल, हमारे पास कई रिपोर्ट्स और लेख हैं इस पर। तो आज का मकसद यही है कि जरा समझें कि इन सब में से खास बातें क्या हैं, मतलब हुआ क्या था। हाँ, लोगों पर क्या असर पड़ा और अब आगे क्या हो रहा है इस मामले में। सही, तो शुरू कहाँ से करें? फ्लाइट के बारे में बताइए थोड़ा। जरूर। तो ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, रजिस्ट्रेशन VTANB। ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। लंदन गैथविक? हाँ, गैटविक। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। और हादसा हुआ कैसे? मैंने पढ़ा कि उड़ान भरने के बस थोड़ी देर बाद ही कुछ। हाँ, बिल्कुल। टेक ऑफ के मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही दोपहर के करीब 1:38 बजे का वक्त था। सिर्फ 1 मिनट में? हाँ, विमान रनवे 23 से उड़ा तो लेकिन वो जरूरी ऊंचाई पकड़ ही नहीं पाया। ऐसा लगता है कि इंजनों की पावर कम हो गई। क्या पावर कम हो गया? मतलब जो ऊपर जाने के लिए जोर चाहिए। हाँ, वो थ्रस्ट वो अचानक से कम हो गया। थ्रस्ट लॉस कहते हैं इसे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि विमान सीधा नीचे आ गया, और वो भी अहमदाबाद के एक बहुत घनी आबादी वाले इलाके मेघानी नगर में गिरा। ओह, आबादी वाले इलाके में। हाँ, BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत पर बहुत ही भयानक मंजर था। यकीन नहीं होता, इतनी सारे लोग थे विमान में। क्या कोई बच पाया इसमें? अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हाँ, एक यात्री थे विश्वास कुमार रमेश, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। सिर्फ वो बच पाए। सिर्फ एक 242 में से? हाँ, जाहिर है उन्हें शारीरिक और मानसिक चोटें बहुत गहरी आई हैं। बाकी विमान में सवार सभी 241 लोगों की जान चली गई। हे भगवान! और जमीन पर? हॉस्टल में भी तो लोग होंगे। बिल्कुल, जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ। कम से कम 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 260 के पार चली गई। और घायल भी हुए होंगे? हाँ, 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। ये आंकड़े सच में दिल दहला देने वाले हैं। इतने बड़े हादसे के बाद जो बचाव कार्य होता है, पहचान का काम होता है, वो तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो दमकल कर्मी थे उन्हें करीब 1000 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी का सामना करना पड़ा। बाप रे! और शवों की पहचान करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई शव बुरी तरह जल चुके थे, तो बड़े पैमाने पे DNA मैचिंग करनी पड़ी। इसमें तो काफी वक्त लगा होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने काफी तेजी से काम किया। करीब 2 हफ्ते के अंदर विमान के 240 पीड़ितों और जमीन पर मारे गए सभी लोगों की पहचान पूरी कर ली गई थी। और सरकार, एयरलाइन, उन्होंने क्या किया? राहत कार्य कैसे हुए? स्थानीय और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जैसे SDRF, NDRF, पुलिस, अस्पताल के लोग, CRPF, BSF, सेना, सबने मिलकर बहुत तेजी से कार्रवाई की। अच्छा। अहमदाबाद का जो सिविल अस्पताल है वो एक तरह से केंद्र बन गया था पहचान और इलाज के लिए। एयर इंडिया और सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया। कितना मुआवजा? मृतकों के घर वालों को 25 लाख रुपए और कुछ मामलों में 1 करोड़ तक देने की बात हुई। और रिश्तेदारों के आने जाने के लिए राहत उड़ानों का भी इंतजाम किया गया। ठीक है, अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जांच क्या चल रहा है? कुछ पता चला कि आखिर ये हुआ क्यों? देखिए, जांच तो चल रही है अभी। ये अच्छी बात है कि दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR वो मिल गए हैं। और उनसे डेटा मिल गया? हाँ, उनसे डेटा सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। ये जांच के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जांच कर कौन रहा है वैसे? भारत की जो अपनी विमान दुर्घटना जांच एजेंसी है, AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो मुख्य रूप से जांच कर रही है। अच्छा। और उनकी मदद के लिए अमेरिका की NTSB, FAA और ब्रिटेन की CAA जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। सरकार ने भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। तो क्या वजह सामने आ रही है? मतलब अंदाजा क्या है? अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। कई संभावनाओं पर विचार हो रहा है, जैसे कि फ्यूल में कोई मिलावट या खराबी थी, या फिर दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, या कोई बड़ा पक्षी टकरा गया हो टेक ऑफ के फौरन बाद। बर्ड हिट, हाँ, ये भी होता है। हाँ, या फिर कोई हाइड्रोलिक सिस्टम या सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी। पर जो शुरुआती विश्लेषण है वो यही इशारा कर रहा है कि चढ़ाई के दौरान इंजनों की पावर कम हो गई थी। इंजनों की पावर कम होना, ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। और ये तथ्य कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला हादसा है,
इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। हाँ, ये बात तो है। ड्रीमलाइनर तो बहुत आधुनिक माना जाता है। हाँ, इसे अपनी टेक्नोलॉजी, हल्के वजन और ईंधन बचाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता था। तो इसका इस तरह क्रैश होना तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। सही कहा। ये सवाल खड़े करता है कि क्या इस नई तकनीक में भी कोई ऐसी अनदेखी कमी या खामी थी जिस पर शायद पहले ध्यान नहीं गया। अहमदाबाद के लिए भी ये बहुत बड़ी त्रासदी है। शायद 1988 वाले हादसे के बाद ये सबसे बड़ा हादसा है वहाँ का। हाँ, 1988 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 के हादसे में 133 लोगों की जान गई थी। ये हादसा उससे भी कहीं ज्यादा घातक साबित हुआ है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद घटनास्थल पर गए थे, जिससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगता है। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी हादसा था। बहुत जानें गईं और ये ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला क्रैश होने की वजह से तकनीकी रूप से भी बहुत अहम है। बचाव और पहचान का काम बहुत चुनौतीपूर्ण था और अब एक बहुत जटिल, कई देशों की एजेंसियों वाली जांच चल रही है। आगे क्या उम्मीद है? जांच रिपोर्ट कब तक आ सकती है? AIB की जांच जारी है। उम्मीद की जा रही है कि शायद अगले 3 महीनों में एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाए। अच्छा। और एयर इंडिया के जो बाकी ड्रीमलाइनर विमान हैं, उनके बेड़े का भी निरीक्षण किया जा रहा है एहतियात के तौर पर। जांच का फोकस मुख्य रूप से इंजन, फ्यूल, पायलटों के एक्शन और विमान के रखरखाव यानी मेंटेनेंस पर रहेगा। ठीक है, तो इंतजार रहेगा उस रिपोर्ट का। आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। हाँ, पर जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। ये हादसा खासकर एक ड्रीमलाइनर जैसे इतने आधुनिक, इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड विमान से जुड़ा होने के कारण हमें टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह दिखाता है कि सबसे उन्नत तकनीक में भी ऐसी कमजोरियां हो सकती हैं जिन पर हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत